हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो करेक्ट आंसर होगा एन चंद्रबाबू नायडू। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विनोद गनात्रा है। एक एक क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आपके हर टॉपिक से। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फसानो इटली में किया गया है। फसानो भी ध्यान रखें एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि अगर आपके ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है? तो ये दोस्तों यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम है ईजा यानी कि ESA। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे। सुपर क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। आगे बढ़िएगा, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, एक अच्छा खासा वेटेज, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा। अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पूरी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका पूरा जीएस भी आएगा, यानी जनरल साइंस, पूरा आपका करंट आएगा। करंट में दोस्तों हम आपके PDF में 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सबको लेकर 2024 में जुलाई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रूस के। कहाँ के? रूस के। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को किया गया है। एक उदय भाटिया है जो कि दिल्ली से आते हैं, और मानसी गुप्ता हरियाणा से आती हैं। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, रिवाइज आप जरूर करेंगे, इसीलिए हम दोस्तों आपको PDF के लिए फोकस करवाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है,
33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून को। नेक्स्ट, वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 15 जून को। अगला, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी में। और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? अन्नपूर्णा देवी। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये भी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वार्षिक खीर भवानी उत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। अगला है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 23 मार्च को। अगला, भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खत्म करने की योजना की है? तो 2025 तक। नेक्स्ट, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार को। आगे बढ़िएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चन और हैं करंट के, पुनः हम लोग दोस्तों दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 जनवरी को। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? 20 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 कब मनाया गया है? 3 मई को। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? कौशिक राजशेखर को। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य के अंबाची सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता, जो कि हरियाणा से आते हैं। वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ऋतु वाहरी। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट, डेटा गोपनीयता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 28 जनवरी को। नेक्स्ट, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यहाँ पे ब्रुसेल्स आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। लास्ट 6 मंथ के करंट को दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करने में लगे हैं। पुनः हम लोग दूसरा टॉपिक यहीं पे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता। उपविजेता इसमें विदर्भ रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ पे? सऊदी अरब में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा डिएंडा मद्राचो को किया गया है, जो कि दोस्तों मैक्सिको से आते हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता? जापान ने। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी पूछा था, आप लोग जानते होंगे। जहाँ कप एवं ट्रॉफियों से संबंधित जो आपका दोस्तों टॉपिक है, इसकी सीट भी आपके PDF में लगी हुई है। पूछा था सुल्तान अजलान शाह कप या ट्रॉफी किस खेल में दिया था? तो हॉकी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024 कब मनाया गया है? 12 मई को। अगला, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। हर क्वेश्चन से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े से और हैं दोस्तों, पुनः हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। पूछा जरा का 32वां सदस्य देश कौन है दोस्तों? या बना है? तो स्वीडन है। नेक्स्ट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शेफाली बी शरण को। और करंट का लास्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 PDF लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन हम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो आपके 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, एक अच्छा खासा वेटेज, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। इसमें आपका पूरा GK का पाठ्यक्रम आएगा, यानी आपका पूरा हिस्ट्री आएगा, पूरा पॉलिटी आएगा, पूरा जियोग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका GS यानी कि जनरल साइंस व करंट, सबको
पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। करंट में दोस्तों जुलाई 2024 तक का करंट आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। 29 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। 33 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। और एसएससी वाले एग्जाम्स का भी रेडी है। 2 एग्जाम्स आपके निकल चुके हैं। आपका दोस्तों सीपीओ निकल चुका है, सीएचएसएल निकल चुका है। आप जानते होंगे काफ़ी हेल्पफुल गया है वीडियो दोस्तों पीडीएफ हमारा। तो इसकी भी पेड फीस 100 रुपये है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। आप जानते हैं 3 वैकेंसीज आपकी लगी हुई है। आपका सीजीएल लगा हुआ है, आपका एमटीएस लगा हुआ है, जीडी भी आने वाली है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? पूछा गया ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 40 में। अब चूंकि आर्टिकल अनुच्छेद की बात हुई है तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। पुनः दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से इस सेट में कवर कर लिया गया है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस सेट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन था हमारा ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40। अब देखिए एक एक पॉइंट आप लोग। पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। डाकले घुमा घुमा के अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछाता है। नेक्स्ट 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ध्यान रखेंगे। और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। हमारे दोस्तों एक एक सेंटेंस को आप रिवाइज जरूर कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से दोस्तों कंटिन्यू पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में पूरी तरह से कवर कर लें। अब चलिए आर्टिकल की बात हुई थी तो मोस्ट हमारे दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। देखेंगे आप लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे संघ का नाम और राज्य क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, अनुच्छेद 17 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि करंट का भी मुद्दा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। भारत का महान न्यायाधीश कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए तो इसका दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान 112 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान 280 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप कवर रखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपके दोस्तों पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कवर कर लिया गया है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ पूरी तरह से रेडी है। एसएससी वाला एग्जाम और यूपी पुलिस भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सीट आपके सामने दोस्तों, सब कुछ A to Z पूरी तरह से कवर है। आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस सीट को पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अब ये कि एक फैक्ट को दोस्तों ए टू जेड आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। तो दोनों ध्यान रखेंगे, जो पहली हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, वो नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे बढ़िएगा। जनगणना संघ सूची का विषय ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। अगला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। वह दोस्तों 2011 की जनगणना का आदेश हुआ कि तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अब चलिए जो डाटा निकल के आया उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। देखेंगे आप लोग दोस्तों, पहला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वो बिहार है, वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो दोस्तों 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, 943, यानी कि 943 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। यही 3 डाटा की बात की जाए दोस्तों, जीडी में हाल ही में भर भर के पूछा गया, 10-10 बार कम से कम पूछे गए होंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य तो केरल है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पॉइंट हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। वह जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आगे बढ़िएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। अब आप जान गए होंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। पंचवर्षीय योजना आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सीट हमारे सामने है दोस्तों। आप जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। सबसे पहले हम छठी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। पुनः हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितनी फैक्ट हैं सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पे कवर करेंगे। देखेंगे दोस्तों आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 85 तक। अब चलिए कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेकर 85 तक थी। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। हम बता चुके हैं एक एक कॉन्सेप्ट से जितने फैक्ट निकलते हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए हम पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाते हैं। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। हजारों बार पूछा गया है। फिर देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति ध्यान रखेंगे इसी की सिफारिश पर कब, तो 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया दोस्तों। अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप शुरू कीजिए और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने फैक्ट बनते हैं सबको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। ध्यान रखेंगे, पलट पलट के अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए, समाधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इसका क्या,
औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ है, ध्यान देंगे। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के मोस्ट इंपॉर्टेंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। नोट देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना था। इतना ही बार बार पूछा था। अब जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब कब 1966 से लेकर 67 तक, 67 से 68 तक और 68 से लेकर 69 तक करनी पड़ी थी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। हजारों बार पूछा गया है। एक पॉइंट, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी देखिए, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय, ध्यान रखेंगे। आपका मोस्ट क्वेश्चन गरीबी हटाओ आप जानते हैं, आपके हर वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। सब कुछ पूरी तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना, वो हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना को डिफाइन कर चुके हैं। केवल 2 फैक्ट यहाँ और देखेंगे। क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना समयावधि की बात हो चुकी है 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब 2 पॉइंट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो भी छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं देखिए, समयावधि 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। एक पॉइंट देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़िएगा। 8वीं देखिए, समाधि की बात की जाए 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समाधि 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं देखेंगे, समाधि 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं देखिए आप, समयावधि 2007 से 12। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब पॉइंट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं देखिए, समयावधि 2012 से 17। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इसके बाद आप जानते हैं कि दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। थोड़ा सा नोट देखिए, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के, ये इतना कॉन्सेप्ट हजारों बार पूछा गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा होती? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। कब? 15 मार्च 1950 डेट, और इस भी जरूर ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। सीट आपके सामने A to Z, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, पूरी तरह से सब कुछ कवर है। आप इसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब A to Z आप चीजें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे A to Z। अब चलिए आप जानते हैं बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप कवर कीजिए।
बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन। बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। थोड़ा सा और पॉइंट देखिए यहाँ से, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों से में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हजारों बार त्रिपिटक संबंधित है ऐसे करके पूछा था। इसके 3 खंड है, सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। इनके नाम जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का अगर ट्रेंड बदल दिया जाए, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग या खंड दोस्तों नहीं है, ऐसे में अगर आपको एक ऑप्शन अलग दे दिया जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखेंगे और तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स को। अगला टॉपिक्स आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आप क्वेश्चन कहाँ से गया? 1857 की क्रांति, आप जानते हैं आपका कितना मोस्ट हमारा टॉपिक्स है। ये टू जेड सारी चीज़ें कवर हैं। आप इसको रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों पूरी तरह से कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। अब ये टू जेड आप चीज़ें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है 29 मार्च 1857, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, आप प्रिपेयर हैं। क्वेश्चन बनता है इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध आप जानते हैं 34वीं बटालियन से था। डाकली पूछा आता है 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। कहाँ से? मेरठ से, यानी मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अब चलिए, ये आपका मोस्ट हमारा टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं इस टॉपिक में दोस्तों। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली है दोस्तों, यानी कि दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखें। कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने दोस्तों यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अबादुल्ला ने किया था। फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्लाह ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। इसकी सीट भी आपके दोस्तों पीडीएफ में लगी हुई। आविष्कार और आविष्कारक के फिजिक्स का भी लगा है, केमिस्ट्री का भी लगा है, वायु का चिकित्सा संबंधी भी लगा हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन रखा गया जनरल साइंस से, सीट आपके सामने है। यानी कि जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। पहला क्वेश्चन है पिसीकल्चर का संबंध किससे? मत्स्य पालन के अध्ययन से। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। अगला, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ये सारी चीजों की सीट लगाई गई है आपके पीडीएफ में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो माइक्रोफोन है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वो हाइग्रोमीटर है। विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये दोस्तों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। अगला, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट, सीएफएल का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। अगला है लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। अगला, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारित होता है? जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। और रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में। कहाँ पे? किडनी में। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नार्वेस्टर स्थायी पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जो विश्व की दोस्तों स्थानीय पवनें हैं, डाकली क्वेश्चन अलग अलग ट्रेंड से भी पूछे जाते हैं। इसमें गर्म पवन कौन से, ठंडी पवन कौन कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर किए गए। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर का न्यूजीलैंड में। अब देखेंगे दोस्तों, एक तरफ दिए गए विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, सबसे पहले गर्म पवनों को कवर करेंगे, संबंधित क्षेत्र और देश इस तरफ दिया गया है। सबसे पहले चिनूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रवाहित होती है दोस्तों रॉकी पर्वत पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। खमसिन की बात की जाए दोस्तों, ये मिस्र में प्रवाहित होती है। शिरोको सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। हरमटन, जिसे दोस्तों डॉक्टर पवन के नाम से भी जानाता है, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों आपका लू, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, जो कि उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फान दोस्तों यूरोप में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांताना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो की बात की जाए जापान में प्रवाहित होती है। गिबली लीबिया में प्रवाहित होती है। शामल इराक में प्रवाहित हुई। विरिक फिल्टर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे चीज़ें दोस्तों आपके टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने। अब ठंडी पवन आप कवर कीजिए। तो विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनें, ठंडी पवनों की बात की जाए, संबंधित क्षेत्र और देश, सबसे पहले मिस्ट्रल है जो कि स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। विल्जर्ड टुंड्रा प्रदेश में। पंपेरो दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। लेवेंटर स्पेन में प्रवाहित होती है। वोरा एड्रियाटिक सागर तट पर, और बुरान दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। सब कुछ पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। जो हमारे दोस्तों वित्तीय संस्थान हैं, सेवाएं, उनकी दोस्तों स्टेब्लिश को लेकर डॉक्टरी क्वेश्चंस बनते हैं। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया है। तो सीट आपके सामने, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको दोस्तों अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। अब देखेंगे आप लोग, एक तरफ प्रमुख वित्तीय संस्थानों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना यानी यूटीआई की हुई थी 1964 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी 1972 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक दोस्तों यानी आईआरवीआई की स्थापना 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी की स्थापना 1988 ईस्वी में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब थोड़े से यहाँ पे पॉइंट आप कवर कीजिए ताकि आपका टॉपिक से भी कंप्लीट हो सके। देखेंगे, पहला पॉइंट है 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को दोस्तों रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों के साथ दे दिया गया है। इसका दोस्तों मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अगला पॉइंट, 19 जुलाई 1969, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, को 14 बड़े बैंकों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे। तो ये थे इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न हैं, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।